अपने 99 भाइयों को मारकर शासक बना। शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध के दौरान लाखों लोगों को मार दिया। इतना सारा लाशों को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया और युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति को अपना लिया। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज सिंगला। आज के इस एपिसोड में हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभद्रांगी थी। पिता बिंदुसार के समय तक्षशिला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर जनता ने 2 बार विद्रोह किया था। लेकिन पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुसीम गया, लेकिन उसके आते ही लोगों ने पुनः विद्रोह शुरू कर दिया। फिर दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए सबसे छोटा बेटा अशोक गया और विद्रोह पूर्णतः शांत कर दिया। वहीं से अशोक का खौफ जनता में बढ़ गया। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी पूर्व में होने के बाद 4 वर्षों तक आपस की भाइयों में संघर्ष होता रहा कि शासक कौन बनेगा। बिंदुसार के 100 बेटे थे, जिसमें कहा जाता था कि सबसे छोटा बेटा अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर शासक बना। परंतु ऐसा केवल धार्मिक बातें हैं, इसमें कोई संभव भी नहीं है कि अपने 99 भाइयों को मार दिया। लेकिन 4 वर्षों तक संघर्ष होने के बाद अशोक ने शासन बना और अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर हमला किया। कलिंग, जो वर्तमान के उड़ीसा है, वहां पर हमला किया और वह उस समय वहां का राजा नंदराज था और वह मारा गया और अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। और कलिंग विजय के उपरांत नंदराज की बेटी पद्मावती, उससे अशोक ने विवाह किया। लेकिन कलिंग विजय में अशोक ने लाखों लोगों को मार दिया था। बूढ़े, बच्चे, बेकसूर महिला भी मारे गए थे। इतनी सारी लाशों को देखकर अशोक का हृदय पिघल गया। अशोक ने इतनी सारी लाशों को देखकर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। इसके बाद अशोक ने त्याग कर दिया युद्ध नीति को। युद्ध नीति को छोड़कर उसने धर्म नीति को अपना लिया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा बौद्ध धर्म को प्रचार करवाने के लिए। उसके बाद 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया। देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी दूसरों धर्म का भी बहुत इज्जत करता था, क्योंकि उसका मानना था कि दूसरे धर्म का शिकायत करना अपने ही धर्म को नष्ट करने के बराबर है। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो वह प्रण ले लिया था कि आज दिन के बाद हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन अशोक का डर इतना ज्यादा था लोगों में कि जब तक अशोक जिंदा रहा, किसी की औकात नहीं कि कुछ कर सके, क्योंकि उन्हें पता था इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अशोक के मरते ही इतना बड़ा साम्राज्य टूट गया, कई छोटे छोटे भागों में बट गया। उसके बाद उसका बेटा कुणाल शासक बना बहुत ही छोटे से साम्राज्य में। अशोक भारत का पहला राजा था जो अपने प्रजा को कला के माध्यम से, यानी अभिलेख लिखकर संबोधित करने का कार्य किया था। इस तरह का टेक्नोलॉजी भारत में पहले कभी नहीं था जो अभिलेख लिखकर प्रजा को संबोधित करे। इससे पहले ईरान के राजा डेरियस प्रथम ने किया था। उस समय कोई टीवी चैनल और न्यूज एंकर वाला तो था नहीं कि राजा की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए अशोक ने अपने पत्थर पर बातों को लिख दिया जाता था और नीचे सिग्नेचर कर दिया जाता था, ताकि कोई भी आदमी उस रास्ता से गुजरे तो उसको पढ़कर अपने गांव घर में लोगों को बता सके कि राजा का यह आदेश है। इसे हम लोग अभिलेख कहते थे और यह अभिलेख 3 तरह के होते थे। एक जो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा होता था गुफा लेख। आइए समझते हैं तीनों को बारी बारी से ये क्या होता था। शिलालेख, यह मेन रास्ता के निकट, आजकल के जस्ट लाइक नेशनल हाईवे समझ सकते हैं, मेन रास्ता के निकट पहाड़ों को काटकर उसमें अपनी बातों को लिख दिया जाता था और नीचे साइन करके, ताकि वो रास्ता से कोई भी आदमी गुजरे तो उसको पढ़कर अपनी गांव घर में लोगों को बता सके। और जो बड़े बड़े पहाड़ों में लिखा होता था उसको बृहद शिलालेख कहते थे और छोटे पहाड़ में लिखा होता था उसे हम लोग लघु शिलालेख कहते थे। बृहद शिलालेख अपने साम्राज्य में कई जगहों पर लगाया गया था, जैसे कि शहबाजगढ़ और मानसेहरा, इन दोनों पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। और भारत में भी कई जगहों पर लगाया गया था, जैसे कि गिरनार जो कि गुजरात में है, सोपारा जो महाराष्ट्र में है, एररगुड्डी जो कि आंध्र प्रदेश में, धौली और जोगढ़ यह उड़ीसा में है, कालसी जो कि उत्तराखंड में। देखिए, सम्राट अशोक का साम्राज्य बहुत विस्तार था। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर लगभग ईरान तक था। इतने बड़ा साम्राज्य होने के कारण लोगों ने कई भाषाएं बोली जाती थी। भारत में सभी अभिलेख को ब्राह्मी लिपि में लिखाया गया था और भारत के बाहर जो कि शहबाजगढ़ और मानसेहरा है, इन दोनों जगह पर खरोष्टी लिपि में लिखाया गया था, ताकि जनता को समझने में दिक्कत नहीं हो दूसरी भाषाओं को, इसलिए वहां पे अलग भाषाओं में लिखा गया था। लघु शिलालेख से अशोक के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त होती है। यह सभी अभिलेख भी विभिन्न जगहों पर लगाया गया था, जैसे कि गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में, मास्की जो कि आंध्र प्रदेश में, भाब्रू जो कि राजस्थान में, इन सभी जगहों पर अशोक ने लघु शिलालेख लगवाया था। इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम मगधाधिराज मिलता है। मगधाधिराज मतलब मगधों को, धीराज को मगधाधिराज कहते थे। जिस रास्ते पर पहाड़ नहीं होते थे वहां पर पहाड़ के लंबे लंबे स्तंभ को
काट कर गाड़ दिया जाता था और उस पर अपनी बातों को लिख दिया जाता था। और यह स्तंभ को स्तंभ लेख कहते थे हम लोग, और बड़े स्तंभ लोग को बृहद स्तंभ लेख कहते थे और छोटे स्तंभ को लघु स्तंभ लेख कहते थे। और इस जमाने में सोच सकते हैं, उस जमाने में, जिस जमाने में न कोई टेक्नोलॉजी थी, न उस जमाने में कोई विद्युत का मशीन था, उस जमाने में अभिलेख पर दम दर्पणबद्ध पॉलिश, दम चिकना पॉलिश किया जाता था। और इस अभिलेख का निर्माण चुनार के लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। चुनार कहाँ है? जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह भी अपने साम्राज्य में बृहद स्तंभ को कई जगहों पर लगाया गया था, जैसे कि टोपरा जो कि हरियाणा में स्थित है, मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौशाम्बी यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, रामपुरवा यह पश्चिम चंपारण में बिहार में स्थित है। देखिए, बिहार में 3 जगहों पर लगाया गया था और तीनों ही चंपारण में लगाया गया था। एक था रामपुरवा, दूसरा था लौरिया नंदनगढ़ और तीसरा था लौरिया अरे राजा। 2 स्तंभ लेख नेपाल में लगाया गया था। एक लगाया गया था निगाली सागर में और दूसरा लगाया गया था रुकमंदी में। रुकमंदी कहाँ? जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। और वहाँ अशोक ने शासन के 20वें वर्ष, वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि शासन के 20वें वर्ष अशोक ने यात्रा भी किया और वहाँ पर धार्मिक कर को माफ कर दिया गया था। 2 लघु स्तंभ लेख भारत में लगाया गया था और भारत के दोनों ही उत्तर प्रदेश में लगाया गया था। एक था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में और दूसरा था प्रयागराज में। अब सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चारों दिशाओं में 4 शेर विराजमान है और यहीं से भारत का राजकीय चिन्ह लिया गया था, जो कि आप नोटों पर स्थित देखते हैं। गुफा लेख, यह छोटे छोटे पहाड़ों को खोदकर गुफा बना दिया जाता था और उसमें अपनी बातों को लिखकर प्रजा को संबोधित किया जाता था। इसे गुफा लेख कहते थे। बाद में कई गुफा लेखों को अशोक ने दूसरे धर्मों को दान दे दिया था। इससे पता चलता था कि अशोक दूसरे धर्म को भी बहुत इज्जत करता था। अशोक किस प्रकार के राजा था, जो आप यहीं से अनुमान लगा सकते थे। उस जमाने में गारंटी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिर भी अशोक ने लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल खुलवाए। अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान जनता के हित में घूमकर देखने के लिए आदेश दिया कि जनता का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जनता के प्रति बहुत एक्टिव राजा था अशोक। बाद में अशोक ने बड़े समारोह और पशु हत्या पर भी रोक लगा दिया गया था। इस प्रकार के राजा थे सम्राट अशोक।